अभी तक सीटेट एग्जाम में उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है विविधता। पहला चैप्टर है विविधता। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज से कवर करने वाले हैं। तो विविधता, इसमें जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो समानता के साथ विविधता का इसमें एक उदाहरण कौन सा है? यह है समीर को रंग भरना और महिर को चित्र बनाना पसंद है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समीर को रंग भरना और महिर को चित्र बनाना पसंद है। यह वाक्य समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों विषय वस्तु एक ही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो ये अनेकता में एकता, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, एकता में अनेकता। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों का प्रयोग भारत में अनेकता में एकता जैसे पहलू का विवरण करने के लिए किया था, जिसमें विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन शामिल है। अनेकता में एकता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह वाक्यांश इस बात का भी सूचक है कि भारत किस प्रकार से विविधतापूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक और जातीय तत्वों को अपनाए हुए आगे निरंतर बढ़ रहा है और यहाँ अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखकर विविधता को अंगीकार करने की आज़ादी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक रूपीय समाज में किस चीज की कमी पाई जाती है? ये विविधता की ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक रूपीय समाज में विविधता की कमी पाई जाएगी। शैक्षिक उद्देश्य से हम विविधता को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। भौगोलिक तत्व में विविधता, धार्मिक तत्व में विविधता और राजनीतिक तत्व का भाषाई तत्व में विविधता। तो सबसे पहले हम लोग भौगोलिक तत्व में विविधता के बारे में जानते हैं। इसमें भारत में भौगोलिक विविधताएं हैं जो बड़े स्तर पर कई देशों के कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं। हिमालय, उत्तरी मैदान, मध्य भारत तथा दक्कन का पठार, पूर्वी एवं पश्चिमी घाटी आदि। फिर उसके बाद आता है धार्मिक तत्व। इसमें दिया गया है कि भारत में बहुत से धार्मिक समुदाय रहते हैं, जिनमें बहुसंख्यक हिंदू तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? इसमें आर्थिक स्तर का अंतर, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। आर्थिक स्तर का अंतर इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो कौन सी भारत का विविधता का हिस्सा माना गया है और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें है लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, जो कि सही है। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जौहर का प्रयोग करते थे, जो कि ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावी है, तो ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है कि राष्ट्र के चिन्ह यानी कि प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी डी इसमें चारों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो ये अपनी मातृभाषा में बोलना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। व्यक्तियों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलना जो कि विविधता को बढ़ावा देता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों की अंतःक्रिया होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता या अनेकता में एकता मुहावरे का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब
भारत की खोज में लिखी कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है। विविध समाज के संदर्भ में इसमें सही दोस्तों, जिसमें भाषा, सांस्कृतिक और धार्मिक में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विविध समाज उस समाज को कहा जाता है जिसमें भाषा, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में भाषा, सांस्कृतिक, धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, क्षेत्र संबंधित अनेक विविधताएं तो हैं, किंतु इन विविधताओं के होते हुए भी उनमें समानता नहीं है। सभी का अपना अपना स्थान और महत्व है। इसीलिए शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने विविधतापूर्ण समाज के प्रति संवेदनशील हो सके और उसका सम्मान करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। तो विविधता का इसमें क्या एक वैध उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदक्रमित तरीके से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये जो कि इसमें सही नहीं है विविधता के संबंध में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें से क्या विविधता का नहीं बल्कि एक भेदभाव का उदाहरण है। तो इसमें दिया गया है कि एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठती हैं और कुछ को जमीन पर बिठाया जाता है। ये जो कि विविधता का नहीं बल्कि भेदभाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किसी मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें क्या विविधता को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान विकास प्रक्रिया के परिणाम के साथ संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान था। उस समय भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म, सांस्कृतिक मौजूद थे। इस विविधता से प्रभावित होकर भारतीय संविधान की संरचना की गई। संविधान एक लिखित दस्तावेज होने के साथ किसी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है। संविधान की विविधता भारत के लिए अति आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार या तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह है किसका, तो विविधता का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। विविधता इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ से संकेत करता है। ये कौन सा चलन जो कि स्वीकार्यता की तरफ संकेत कर रहा है। यह इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें कथन में सही है। तो इसमें दिया गया पहला है कि महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, 3 पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि सही है। बीम कहा जा रहा है कि आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वो कुछ समुदाय से हों, ये जो कि गलत है। उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि कुछ समुदायों के लोग जो जमीन एक और दूसरी संपत्ति खरीदने की अनुमति देते हैं, तो ये भी क्या है इसमें गलत है। डी में कहा जा रहा है कि त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, जो कि ये क्या है, ये सही है। तो पहला और डी इसमें सही है, ए और डी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और डी इसमें सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो पहला कहा जा रहा है कथन ए में कि भारत में यथेष्ट यानी कि बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, जो कि पहला वाला क्या है, सही है पहला। बी में कहा जा रहा है कि विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर
प्रेरित करती है, ये जो कि गलत है। तो इसमें ए कथन सही है, बी कथन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है। यहाँ हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं, जो विभिन्न समुदाय, भाषा, धर्म, पंथ और जाति के होते हुए भी एक साथ रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें, कौन सा इसमें विकल्प सही है। विविधता के संदर्भ बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दिया गया है कि विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, जो कि सही है। बीम कहा जा रहा है भारत की विविधता में एकता है, ये भी सही है। सिम कहा जा रहा है विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, ये भी इसमें सही है। डीम कहा जा रहा है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, तो ये भी इसमें सही है। ए बी सी डी इसमें चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की विविधता के कई स्तर हैं। विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। भारत की विविधता में एकता है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। भाषा क्या है, बोली, पहनावा, सामाजिक रीति रिवाज, पूजा पद्धति, रंग आदि कई चीजें हैं जिसमें विविधता है। फिर इसमें दिया गया है कि इस विविधता में समान सम्मान होना चाहिए और उसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म असंगत है। तो लाहौर और लखनऊ ये जो कि असंगत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है। तो मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती हैं, ये जो कि उचित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती हैं सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए, यह कथन उचित है। जबकि मेखलदार सादोर असम की महिलाएं, फैरन कश्मीर की महिलाएं तथा लांगावोनी दक्षिण भारत की महिलाएं पहनती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्य जो कि विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से कौन सा कृत्य है। तो इसमें से पहला है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो कि ये क्या है, सही है। बीम कहा जा रहा है कि समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण, ये जो कि गलत है। सेम कहा जा रहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना, ये भी इसमें सही है। ए और सी इसमें सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न की दर्शाती है। यह मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न दर्शाती है। ए मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, ये जो कि क्या है, दर्शा रही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्य प्रदेश की स्कूल में ओणम त्योहार मनाना विविधता के जश्न को दर्शाती है। केरल में महाबलिम नामक एक असुर राजा के आदर में लोगों ने ओणम पर्व मनाते हैं। कुछ लोग इसे फसल और उपज के लिए भी मनाते हैं। भारत की विविधता सभ्यताओं का देश है, जहां सांस्कृतिक परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। पोंगल तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। यह त्योहार मकर संक्रांति से शुरू होकर 4 दिन तक चलता रहता है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं। इसमें से कौन सा कारक है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि विभिन्न खान पान और कपड़े की आदतें, जो कि पहला वाला क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है
कि समान धर्मों का पालन, ये जो कि क्या है, ये गलत है। सेम कहा जा रहा है लोगों द्वारा अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना, ये क्या है, ये भी इसमें सही है। ए और सी इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड है सरकार। तो सरकार से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सरकार में पहला क्वेश्चन है इसमें कि विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। यह होता है सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करना, आलोचना के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विपक्ष सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व उपेक्षाओं को सटीक प्रकट करके और एक महत्वपूर्ण भिन्नता निभाता है। वर्तमान में विपक्ष की विशेष भूमिका रही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता क्या है। तो शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। ये लोकतांत्रिक सरकार है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। कैसी सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार है। भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है, तो ये चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है, तो संघवाद कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जाता है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकारें और दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकारें एक साथ ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती हैं। सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं। यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरे में कहा जा रहा है कि विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी व सुरक्षा देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या होता है। तो लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सरकार मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका ऐसे लोगों का समूह है जो नियम व कानून का निर्माण करती है, उसे विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं तथा शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि न्यायपालिका क्या होता है, जबकि इसमें न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका तथा कार्यपालिका पर उन्मुक्त नियंत्रण स्थापित करती है, इसमें उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, ये क्या है, ये सरकार है, सरकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का इसमें चुनाव करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है, कथन ए दिया गया है। इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि पद, राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता, जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका कथन क्या है, पहला वाला इसका कथन सही है, पहला वाला इसका कथन सही है।
बी में कहा जा रहा है कि सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, ए बी इसमें दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सरकार काम करती है, पर इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो भारत में सरकार काम करती है, आपको इसमें बताना कौन सा विकल्प सही है। तो वर्ल्ड स्तर जो कि गलत है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर ये गलत है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, बी सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पुलिस सेवाएं जो कि सही है, न्यायिक सेवाएं ये भी सही है, शैक्षिक सेवाएं ये भी सही है, निर्माण सेवाएं ये जो कि इसमें नहीं होगा। तो ए बी सी इसमें सही है, जबकि डी इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, जो कि सही है। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है 12 है क्वेश्चन नंबर, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। तो 3 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 3 स्तर मौजूद हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्य में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति सरकार द्वारा शासन करता है। सरकार के प्रायः 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है और न्यायपालिका इन दोनों की समीक्षा करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसमें आपको बताना है सरकार के स्तर दिए गए हैं और निर्णय के प्रकार दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सरकार के स्तर में केंद्र सरकार, ये जो कि 2000 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, दूसरा सही है। राज्य सरकार के अंतर्गत आता है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय, ये जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय लेना, ये भी इसमें पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा और सी का इसमें पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है, इसमें पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य सही है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि सरकार राज्य का एक अंग होती है, जो कि सही है। पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा, सरकार राज्य का एक अंग होती है, यही इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। पहला अभिकथन में कहा जा रहा है कि सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करती है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, ये भी इसमें सही है। अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा, इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों यानी कि शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक यानी कि इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है संघीय राज्य, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, संघीय राज्य कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित ए और बी पर विचार कीजिए, आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जो कि सही है। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का
अपना अधिकार क्षेत्र होता है, तो ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें सही है, दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है। तो कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है, तो सांसदीय एवं संघीय, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सांसदीय एवं संघीय व्यवस्था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत द्वारा सांसदीय और संघीय सरकार की व्यवस्था को चुना गया है। भारत की सांसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। सांसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सामंजस्य बनाकर एक साथ कार्य करते हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में इनके कार्य पृथक होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। यह व्यवस्था प्रावधान अमेरिका में है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है कि स्थानीय सरकार। चैप्टर नंबर 3 में स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। स्थानीय सरकार में दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा दोस्तों सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है सेकंड है क्वेश्चन नंबर कि बाजारों और उनकी कार्य विविधताओं की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। तो इसमें कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है, तो इसमें बताना है कौन सा शिक्षण का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें मोहल्ले के बाजार ये पहले स्थान पे आएगा। फिर दूसरे स्थान पे आएगा बाजारों की श्रृंखला, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान बाजार और मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन, ये तीसरे स्थान पे आएगा। इसका राइट आंसर होगा बी सी ए। बी सी ए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बी सी ए इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरकार की कार्य विधि के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। आपको इसमें कॉलम एक्स और कॉलम वाई दिया गया है, आपको इसमें सुमेलित करना है कौन सा कॉलम इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार ये जो कि क्या है चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय, तो ए का इसमें पहला सही है। राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आता है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश का एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, दूसरा सही है। और संघवाद सरकार के अंतर्गत नई मुद्रा जारी करने का निर्णय, ये तीसरा इसका सही है। तो ए का इसमें पहला है, बी का दूसरा है, सी का इसमें तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांव में जमीन या भूमि को मापने की और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व तो कौन होता है। तो इसका उत्तरदायित्व तो कौन है, तो इसका उत्तरदायित्व होता है पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें करनाम अधिकारी कहते हैं, सनवे गरु, उत्तर प्रदेश में इनको लेखपाल के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है और यह अपने हलके के भूमि संबंधित विवाद या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व होता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि विकास खंड स्तर की पंचायत को कहते हैं, ये जनपद पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विकास खंड स्तर की पंचायत को जनपद पंचायत कहते हैं। जनपद पंचायत का अर्थ तालुका स्तर पर स्थानीय स्वशासी निकाय यानी कि कराधान उद्देश्यों के लिए एक प्रशासनिक जिला जिसमें आमतौर पर कई गांव शामिल होते हैं। जनपद पंचायत संगठन के कार्य भी विभिन्न होते हैं। यह एक ब्लॉक में पंचायतों के सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। यह समिति कई विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटवारी या लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में फर्स्ट और सेकंड को कथन, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करें और निम्न में से सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि को अघात लेखा जोखा कर रखता है, जो कि सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी क्या है, सही है। इसमें दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही है। तो ग्राम सभा के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा सही है। तो ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेखन करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा शासन की सबसे निचली संस्था है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सभी कथन असत्य हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत का इसमें बताना है कौन सा एक कार्य नहीं है। तो इसमें दिया गया है गांव में लोगों को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये जो कि सही है। फिर उसके बाद इसमें ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, जो कि ये इसका राइट आंसर यही होगा। ग्राम पंचायत अपने सचिव को नहीं चुनती है, जबकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनपद पंचायत के अंतर्गत ये कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो नगर निगम वार्ड काउंसलर, ये ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, ये जो कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नगर निगम वार्ड काउंसलर, इसमें दिया गया है कि नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि ये इसका चुनाव किया जाता है। यह नगर निगम वार्ड काउंसलर का मुख्य कार्य शहर के स्थानीय समस्याओं से शहर के प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराना और कार्य कराना होता है, जबकि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी, ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनका चुनाव नहीं बल्कि ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या चयन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो कौन आते हैं, तो इसमें सरपंच आते हैं और वार्ड के सदस्य आते हैं। तो ए और बी, जबकि सचिव इसमें नहीं आते हैं, ग्राम सभा के सदस्य भी इसमें नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी इसमें सही हैं। ए और बी सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है, सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तरदायित्व है। इसमें दिया गया है कि भूमि मापन और लोक लेखा को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो स्थानीय प्रशासन के कार्य के संदर्भ में आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें शासन के मामले के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। ये तहसीलदार करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है
कि जनपद पंचायत के कार्य के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है, जो कि पहला वाला क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, ये सही है। ए इसमें गलत है, बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए इसमें क्या है, गलत है, बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को रूप में जाना जाता है। ये वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। तो पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। ये अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी कि चुना गया एक वार्ड सदस्य, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसमें दिया गया पहला है कि पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। बीम कहा जा रहा है ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, जो कि सही है। सेम कहा जा रहा है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों का सभा होती है, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें तीनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, तहसीलदार के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, तो ये पार्षद कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पार्षद इसे कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद मुख्य रूप से स्थानीय शहर शासन के अंतर्गत आता है। इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष द्वारा मतदान करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी गांव में भूमि को मापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो ये पटवारी या लेखपाल होते हैं, पटवारी या लेखपाल, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, ये जो कि इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि बड़े शहरों में नगर पालिकाएं नहीं बल्कि नगर निगम होता है, जो कि भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है, बल्कि नगर निगम शहरों में स्कूलें एवं अस्पताल को प्रबंध कराते हैं। नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं और नगर निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। भारत में नगर निगम 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर या शहर के विकास के लिए जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है, जो राज्यों में नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्रों या सांसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है। नोट में कहा जा रहा है कि नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। इसके उद्देश्य नगर निगम के विभाजन के 10 साल बाद की राजधानी दिल्ली में 3 दक्षिण, उत्तर और पूर्व नगर निगम का विलय करना होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है। तो लेखपाल का अर्थ होता है जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखना,
ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी गई है, स्वीकृति दी जाती है ग्राम सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ग्राम सभा द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला इसमें दिया गया है कि जिला परिषद, पहला जिला परिषद दिया गया है। जिला परिषद में क्या होता है, तो इसमें होता है जिलाधीश होते हैं। जिला परिषद में क्या होते हैं, जिलाधीश होते हैं। चौथा सही है। ग्राम सभा, ग्राम सभा में क्या होता है, तो ग्राम सभा में गांव होते हैं। वार्ड समिति, वार्ड समिति में नगर पालिकाएं होती हैं। नगर निगम महापौर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का चौथा सही है, बी का इसमें पहला सही है, सी का तीसरा सही है, डी का इसमें दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज्य में संबंधित, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है पंचायती राज्य से संबंधित। तो इसमें दिया गया है, पहला है ग्राम सभा जो कि सही है। विधानसभा ये क्या है, गलत है, विधानसभा नहीं होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों होंगे, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, ए, सी और डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायती राज्य से संबंधित हैं। भारत में पंचायती राज्य शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई है। इस योजना का उद्देश्य उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन को संसद ने पारित किया था, जबकि इसमें संविधान संशोधन का 73वां जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन ये शहरी स्थानीय यानी कि नगर पालिका निकाय से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। एसएसटी को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यह सभी सीटेट के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। तो अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया इसमें से कौन सी होगी, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आंकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनके रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। सचित्र उदाहरणों का प्रयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकारों को देखने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना और नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, जो कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए अधिकतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। आपको इसमें कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है, आपको ये बताना है कौन सा शिक्षण का इसमें अति उपयुक्त है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों बाजार और मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन, जो कि ये क्या है, ये गलत है। इसमें आपको अनुक्रमित बताना है, अनुक्रम में अति उपयुक्त बताना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों
मोहल्ले के बाजार, ये सबसे पहले आएगा। मोहल्ले के बाजार ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे आएगा बाजारों की श्रृंखला, ये दूसरे स्थान पे आएगा। और तीसरे स्थान पे आएगा बाजार और मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन, ये तीसरे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा BCA। BCA इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। BCA इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी कई योजना यानी कि यूनिट प्लान में 3 विषय निम्न हैं। इसका शिक्षण अनुक्रम निम्न है। पहले आता है मोहल्ले के बाजार, फिर उसके बाद बाजारों की श्रृंखला, फिर उसके बाद बाजार और मूल्य वृद्धि आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरकार की कार्य विधि के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। आपको कॉलम X और कॉलम Y दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, सही सुमेलित है, इसको बताना है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो कि ये क्या है, चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय। तो इसका ए का इसमें पहला सही है। राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, ये जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत नई मुद्रा जारी करने का निर्णय, ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है, सी का इसमें तीसरा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांव में जमीन या भूमि को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व तो कौन होता है। तो उसका उत्तरदायित्व इसमें आपको बताना है कौन होता है। तो पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों। पटवारी को हम लोग लेखपाल के नाम से भी जानते हैं। तो पटवारी या लेखपाल जो कि ये राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे करनाम अधिकारी, सनवोगुरु लेखपाल जो कि उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं लेखपाल के नाम से। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है। ये अपने हलके के भूमि संबंधित विवाद, भूमि को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं पटवारी या लेखपाल के पास होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है। तो जनपद पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटवारी या लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में फर्स्ट और सेकंड 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से बताइए कौन सा इसमें उत्तर सही है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो पहला दिया गया है इसमें दोस्तों, पहला दिया गया है कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का आधातन लेखा जोखा रखता है, जो कि ये क्या है, सही है। सेकंड में कहा जा रहा है कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी क्या है, ये भी सही। इसमें दोनों इसमें कथन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ग्राम सभा के बारे में बताना है आपको, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि ग्राम सभा शासन की सबसे निचली संस्था है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेखन रखने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सभी कथन क्या है, असत्य हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो पहला दिया गया है कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये जो कि ग्राम पंचायत का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें नहीं है, ये वाला सही है। फिर उसके बाद आता है
फिर उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड वाले में कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। उसमें पूछा गया था कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होता है, तो कई ग्राम पंचायतें होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जनपद पंचायत या जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जो कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत तथा राज्य के बीच एक कड़ी या मध्यस्थता होती है। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय संस्थाओं का गठन किया जाता है, जो निम्नवत हैं: ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 5 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में ग्राम पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। एक ग्राम पंचायत इकाई वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर के सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी इसमें से कौन सा नहीं है, तो नगर निगम बोर्ड काउंसलर, ये जो कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। नगर निगम वार्ड काउंसलर का मुख्य कार्य शहर के स्थानीय समस्याओं को शहर के प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराना और कार्य कराना होता है, जबकि भूमि का रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनका चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या चयन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं, तो कौन ग्राम पंचायत में चुन करके आते हैं और कार्य संभालते हैं, तो ये है दोस्तों कौन है, तो ये है सरपंच हैं, सरपंच होते हैं और वार्ड के सदस्य होते हैं, सचिव ये जो कि नहीं, ग्राम सभा के सदस्य ये भी नहीं, तो इसमें ए और बी क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ए और बी सही है इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा होता है, तो ये शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहला दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो शासन के मामले के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है, ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है इसमें कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है पहला वाला। बी में कहा जा रहा है कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियम करने में जिला परिषद की सहायता करती है, ये सही है इसका। बी वाला सही है, जबकि ये वाला क्या है, इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए इसमें गलत है, बी क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्यों से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को रूप में जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है? तो वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। यह वर्ड स्थानीय प्रशासन के लिए स्थापित एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह किसी मोहल्ले गली पर आधारित है। प्रत्येक वर्ड में वर्ड समिति में एक सीट होती है। वर्ड के परिषद को वयस्क मताधिकारों के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वर्ष 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों को शक्तियों और प्राधिकारों के विकेंद्रीक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? तो पंचायत की आमदनी का इसमें स्रोत नहीं है, तो पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? तो सरपंच की तरह कार्य अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित या चुना गया एक वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसमें पहला दिया गया है कि पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये क्या है? सही है। पहला वाला इसका सही है। बी में कहा जा रहा है ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, जो कि ये क्या है? ये भी सही है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें सभी क्या है? सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा में पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया चुनते हैं और ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसमें पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन जो कि ये पंचायती राज से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कई जिलों के विभिन्न तालुकाओं में भूमि के मामले का निपटारा द्वारा किया जाता है। ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामले का निपटारा तहसीलदार द्वारा किया जाता है। जमीन संबंधित विवादों का निपटारा सिविल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें तहसीलदार की प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, तो ये पार्षद कहा जाता है। पार्षद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? तो पार्षद कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद मुख्य रूप से स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत आता है। इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उसी क्षेत्र की जनता के प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है किसी गांव में भूमि को मापने या लेखा जोखा रखने वाले उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है? ये पटवारी होते हैं। कौन होते हैं? तो पटवारी होते हैं। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती है, ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि बड़े शहरों में नगर पालिकाएं नहीं बल्कि नगर निगम होते हैं। क्या होता है? तो नगर निगम होता है। यह कथन भारत के प्रशासन के संबंध में सही नहीं है, बल्कि नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंध करते हुए नगर
निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं और नगर पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। भारत में नगर निगम सदस्य 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर या शहर का विकास के लिए जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है, जो राज्यों में नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सांसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है। नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 जल्द ही संसद में इसका पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य नगर निकाय के विभाजन के 10 साल बाद राजधानी दिल्ली के 3 दक्षिण, उत्तर और पूर्वी नगर निगम का विलय करना होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है। तो इसमें जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। तो ये दिया जाता है ग्राम सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही, ग्राम सभा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी। इसके बाद यह प्रणाली आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि जिला परिषद, ये जो कि जिलाधीश होता है जिला परिषद, चौथा सही है। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा में गांव होता है। वार्ड समिति, वार्ड समिति में क्या होता है, तो वार्ड समिति में होता है नगर पालिकाएं, और निगम में क्या होता है, तो महापौर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का पहला है, सी का तीसरा है और डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से आपको इसमें बताना क्या संबंधित है। तो ग्राम सभा, विधानसभा ये जो कि नहीं है, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों क्या होते हैं पंचायती राज से संबंधित है। ए सी डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायती राज से संबंधित है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई है। यह योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद में इसे पारित किया गया था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो कि शहरी या नगर पालिका निकाय से जुड़ा हुआ है, सन 1993 में 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न प्रश्नों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगमकर्ता के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आकलन करता है। तो पहला है कि पंचायत राज चुनाव में प्रजातंत्र तरीकों का निर्वाहन नहीं होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तो व्याख्या कीजिए। जो कि ये क्या है, सही है, पहला वाला सही है। बीम कहा जाए एक स्थानीय व नियमित काम यानी कि जॉब किस प्रकार का एक अनियमित कैजुअल काम से भिन्न होती है, ये क्या है, ये गलत है। फिर उसके बाद आता है सिम कहा जा रहा है कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत क्या अंतर है, ये भी क्या है, गलत है। डीम कहा जाए सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं, उन तरीकों की सूची बनाइए जो आपके अनुसार ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो ये भी क्या है, इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है अभिकथन में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने या आवाज उठाने का अधिकार होता है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि ये भारत में
संघीय शासन पद्धति है, जो कि ये भी सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो वार्ड काउंसलर परिषद एक निर्वाचित सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है। तो ये ब्लॉक स्तर पे काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक जनपद पंचायत भारत के ब्लॉक स्तर पर काम करती है। पंचायत समिति या तहसील, जिसे हम लोग तालुका के नाम से भी जानते हैं, तो इसके रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों के समान रूप से कार्य करती है और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। पहला है, यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद की कड़ी होती है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो इसमें दिया गया है निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रति 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होता है, जिसे हम लोग प्रतिनिधित्व पंच कहते हैं। और पंचायती राज सभा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ग्राम सभा होती है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वयस्क बैठा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 5 वर्ष और ग्राम सभा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय या पाठ को पढ़ा रही है? तो भू राजस्व रिकॉर्ड को पढ़ा रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? तो पार्षद या नगर परिषद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पार्षद नगर परिषद नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है। पार्षद को प्रत्येक रूप से जाना जाता है, प्रत्येक रूप से चुना जाता है, जिसमें संबंधित चुनाव के क्षेत्र जनता उनके वोट देती है। आयुक्त, सचिव और प्रशासनिक प्रमुख चयनित होते हैं। जबकि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए चुना जाता है तब उसे चयनित कहते हैं। चयनोपरांत किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो इस दशा में वह नियुक्त कहलाता है। किसी सदन में विशेष व्यक्तियों द्वारा किसी पद पर बैठाए व्यक्ति को मनोनीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसमें आपको आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें ग्राम पंचायत आएगा पहले स्थान पे, फिर पंचायत समिति आएगी ये दूसरे स्थान पे, फिर जिला परिषद आएगा ये तीसरे स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर बी ए सी इसका राइट आंसर होगा। सी वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पंचायती राज संस्थानों की जन भागीदारी के अनुसार आरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद लास्ट में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस निकाय या संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? ये करता है ग्राम सभा की देखभाल में करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि ग्राम सभा की देखभाल ग्राम पंचायत करती है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी सदस्यों या मतदाताओं की सभा कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है। और ग्राम सभा की कार्य समिति को पंचायत के रूप में जाना जाता है। एक ग्राम सभा एक अस्थायी निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत एक अस्थायी निकाय है। वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? तो आपको बताना है इसमें से कौन न्यूनतम वेतन तय करता है। तो इसमें ग्राम पंचायत जो कि गलत है, जिला पंचायत ये भी गलत है, राज्य सरकार ये सही है और संघ सरकार ये दोनों क्या है वेतन को तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में राज्य सरकार और संघ सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
1948 भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। कृषि श्रमिक वह श्रमिक है जो खेती व उससे संबंधित कार्यों को करता है। कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र में आते हैं। निर्माण क्षेत्र जैसे पुलों या भवनों के निर्माण क्षेत्र के कार्य करने को श्रमिकों का निर्माण या कामगार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? तो ये सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सरकार ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत कार्य का प्रभारी कहा जाता है। वह मूल रूप से ग्राम पंचायत या सरकार ग्राम सभा के बीच की कड़ी है। इसका कार्य ग्राम पंचायत में होने वाले लिपिकीय कार्यों, धन का लेखा जोखा रखना, ग्राम पंचायत की ओर से पारित प्रस्ताव का रिकॉर्ड रखना और उनके क्रियान्वयन में मदद करना इत्यादि है। सरपंच स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जिला परिषद। चैप्टर नंबर 5 है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र से हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सीटेट में, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? तो नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? ये आया था राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ परिवर्तन 2008 में आया। नेपाली जो कि लोकतंत्र आंदोलन 20वीं सदी से 2008 तक राजनीति पहलों और आंदोलनों की एक श्रृंखला का संयोजन था, जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की स्थापना एक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली और नेपाल में राजशाही के उन्मूलन की वकालत की। 20वीं शताब्दी के मध्य में देश की शिक्षा प्रणाली का विस्तार के कारण नेपाल में एक शिक्षित अभिजाजन वर्ग का उदय हुआ, जिसमें देश में साक्षरता दर और उच्च शिक्षा प्राप्त के बढ़ते स्तरों की वृद्धि हुई, जिसके कारण लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। ये सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर का सी वाला, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा की शुरुआत हेतु सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना विषय प्रासंगिक होगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हो उसे वोट डालने का अधिकार है या वोट देने का अधिकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय लोकतंत्र की समानता विषय कि आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे? उपयुक्त विकल्प में से कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो पहला है कि हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में, जो कि सही है। दूसरा है कि एक पूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, ये भी सही है। तीसरा है कि इसकी परिभाषा और विशिष्टता बताते हुए, ये जो कि गलत है। चौथा है कि समाज में विद्यमान असमानता को उजागर करते हुए, तो ये भी इसमें सही है। ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का ए बी डी, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय पर कक्षा में चर्चा करने का सबसे उपयुक्त विकल्प मिले हुए हैं मौलिक अधिकार के रूप में है, जो एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में तथा समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए चर्चा करेंगे। समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के सभी क्षेत्रों को समान विशेषाधिकार और अवसर देना है। उनके लिंग, रंग और वित्तीय स्थिति के बावजूद व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। तो आपको बताना है कि भारत में
लोकतंत्र पर निम्न कथन को बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जो कि सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या हैं, सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत ने लोकतंत्र से तात्पर्य सरकार के ऐसे स्वरूप से जिसमें लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। इसके अंतर्गत लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता के पास ही होता है, क्योंकि जनता ही प्रभु होती है। जनता द्वारा चुने व्यक्ति सांसद विधानमंडल में किसी विषय पर निर्णय लेते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन ए और फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, जो कि क्या है, सही है। दूसरा है कि लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है। लोकतंत्र भागीदारी होने का अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। तो कार्यकारी का कार्य क्या है, तो सांसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में एक संघीय कार्यपालिका के गठन का प्रावधान किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान न्यायवादी आदि होते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुख्य कार्य सांसद, विधायिका द्वारा पारित किए गए अधिनियम को लागू करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं कहलाता है, तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, वह क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र का निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सभी भारतीयों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। ये संपत्ति ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। संपत्ति इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है। जन्म, लिंग, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर किसी को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा, किंतु कुछ राष्ट्रों में मताधिकार से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें से स्त्री, अशिक्षितों तथा कुछ धर्म के विशेष लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया है। संपत्ति को मताधिकार के आधार पर नहीं बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, जो कि ये क्या है, यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, भारत एक लोकतंत्र है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ी है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपनाया है, जिसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। अर्थात भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं।
स्वतंत्रता से पहले भारतीय जनता को एक छोटा हिस्सा मतदान कर सकता था, अर्थात शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट दे देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोग को वोट देने का अधिकार था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, न कि 1950 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया है, तो क्या हो गया है? तो लोकतंत्र हो गया है। लोकतंत्र हो गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 2006 में नेपाल में सरकार का अंतिम रूप राजतंत्र से बदल करके लोकतंत्र हो गया। इसके पहले यहाँ राजतंत्र था। जीपी कोइराला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है एथेनियम लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सभी नागरिकों को सेना व नौसैनिक में अपनी सेवाएं देनी होती थी, जो कि सही है। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। एथेनियन लोकतांत्रिक नागरिक गुण के सिद्धांत के प्रति समान प्रतिबद्धता को दिखाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधित्व पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं, जो कि सही है। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड इसमें क्या है? दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह होगा कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। वर्तमान समय में लोकतंत्र सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं और ये प्रतिनिधित्व पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह किसका निर्णय होता है कि जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। तो ये भारत के लोगों को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए कानूनों के बिना सरकार निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक प्रजातांत्रिक सरकार में विविध शासन होता है। प्रजातांत्रिक सरकार में पूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा था कि यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से कमाता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए और बी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि सरकार ने
ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्ता विधायक के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जो कि सही है। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कि ये भी क्या है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है का होना या लागू करना। तो ये जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना या लागू करना, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह समानता पर आधारित है। यह लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से ए और बी आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, जो कि सही है। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए और आर इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से इस तर्क के लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन से वैध कारण है। तो आपको इसमें बताना है कौन से वैध कारण है। तो इसमें दिया गया है वैध कारण, पहला है कि लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो कि सही है। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र ही प्रतिक्रिया देगी, ये भी सही है। विपक्ष भूख और भूखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें ए बी सी तीनों क्या है, सही है। फिर इसके बाद इसमें डी वाले में कहा जा रहा है कि स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। ए बी सी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो ये 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लोकतांत्रिक के बारे में सही नहीं है। तो भारत के लोकतांत्रिक के बारे में आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य के धर्म का पृथक्करण की ओर ले जाता है। तो पृथक्करण की ओर ले जाता है, तो इसमें बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव, जो कि सही है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव, ये भी सही है। फिर उसके बाद राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि, ये भी सही है। सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम, ये क्या है, ये गलत है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए बी सी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं कहलाता है, तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग के पहले कार्यकारी सुकुमार सेन थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग का उद्देश्य निम्नलिखित पदों के चुनाव का संचालन कराना होता है। अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानसभाएं और विधान परिषदों का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि मूल्यांकन संबंधित निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। तो कौन सा उत्तर इसमें दर्शाता है कि विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न को समझा नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दिया गया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि
विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश में शासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझाने और एक समावेशी विषयानुकूलन उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ये इसका राइट आंसर होगा। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र में लोग मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन के द्वारा भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिया गया यह उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझाने और एक समावेशी विषयानुकूलन उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों के से बेहतर रूप है, क्योंकि है। तो इसमें पहला है कि यह लोगों का प्रति उत्तरदायी है, लोगों के प्रति उत्तरदायी है, जो कि सही है। यह प्रातिनिधिक सरकार है, ये भी सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से लोग की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, जो कि गलत है। ये प्रत्यक्ष रूप से सारे लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और इसमें बी क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र सरकार की एक प्रतिनिधित्व सरकार होती है, साथ ही यह लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है तथा यह जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। तो आपको इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से, जो कि सही है। विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन द्वारा आयोजित करने से, तो ये भी सही है। इसमें पहला दूसरा दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और बी इसमें दोनों क्या हैं, सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है? तो ये लोकतांत्रिक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही, लोकतांत्रिक इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आपसे प्रस्तुत करना चाहेंगे तो एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा वक्तव्य सही है। तो पहला है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे, जो कि गलत है। औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं थे, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। सी वाले में कहा जा रहा है कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, जो कि यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? तो इसमें होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? तो एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की इसमें क्या जिम्मेदारी होती है? तो इसमें होता है कि छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के लिए युक्ति पर अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? तो समानता। समानता ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, समानता इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था में मौजूद है? तो इसमें दिए गए हैं, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें पहला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, जो कि सही है। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी, तो ये भी सही है। इसमें ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। ए और बी दोनों इसमें सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा।